हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों का उल्लेख करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में जायसी के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको उत्तर एक ही लिखना है। तो हम देखते हैं क्या लिखेंगे। हम देखते हैं भूमिका में हम क्या लिखेंगे। भूमिका में लिखेंगे, सूफी काव्य परंपरा में अधिकतर मुसलमान कवि ही थे, किंतु इन कवियों ने हिंदू धर्म की निंदा नहीं की। इसका मतलब है कि सूफी जो काव्य परंपरा थी उसमें अधिकतर क्या लगभग सभी मुसलमान ही कवि थे, लेकिन उन्होंने कभी हिंदू धर्म की कभी निंदा नहीं की। सूफी पद्धति अर्थात इस्लाम की देन है। ये जो सूफी पद्धति है ये इस्लाम की देन है, जिसका मतलब होता है इश्क मिजाजी से लेकर इश्क हकीकी तक की यात्रा। और अब ये इश्क मिजाजी से लेकर इश्क हकीकी तक की यात्रा, इसका मतलब क्या होता है, तो लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम को प्राप्त करना। यानी कि जो ये दिख रहा है इससे जो नहीं दिखता है पारलौकिक प्रेम, उसको प्राप्त करना। सूफी काव्य धारा में कवियों ने प्रेम को महत्व दिया है, इसलिए इसे प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। इसमें प्रेम को महत्व दिया गया है, इसलिए इसे प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से थे जो प्रमुख कवि थे। कुतुबन थे, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन, उस्मान, शेख नबी, अशाइद, नूर मोहम्मद, ये सभी इसके प्रमुख कवि थे। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जायसी हैं, जिनकी रचना पद्मावत है। अब हम इसकी कथा वस्तु को देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानों में वर्णित कथाओं के मूल स्रोत महाभारत भारतीय पौराणिक ग्रंथ हैं। तो जो इसमें सूफी प्रेमाख्यानों में जो भी कथा का वर्णन किया गया है, वो सभी कथा जो भारतीय पौराणिक ग्रंथ है, जैसे महाभारत हुआ, इन सभी से कुछ जो कथा है वो उससे मिलती जुलती हैं। इनमें कुछ कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। कथानक रूढ़ियाँ हैं जो परंपरा से चलती हुई आई हैं, जैसे नायिका का नाम वती प्रत्यय वाला होना, यानी प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है, शब्द के लास्ट में उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय जैसे मृगावती, इसमें लास्ट में मृगावती है, वती है। पद्मावती में भी अंतिम में ये वती है, इसलिए इसे कहा गया है कि कुछ जो है वो कथानक रूढ़ियाँ हैं, मृगावती, पद्मावती आदि। नायक या नायिका का जन्म दैवी अनुष्ठान से होना, जो नायक या फिर नायिका है उनका जन्म किसी दैवी अनुष्ठान यानी किसी दैवी शक्ति से हो रही है। नायिका का किसी ना किसी द्वीप की वासिनी होना, जैसे कि मलय द्वीप, सिन्हल द्वीप, रत्न द्वीप। जो नायिका है इसमें वो किसी ना किसी द्वीप की रह रही हैं। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, गुण श्रवण आदि के माध्यम से प्रेम की उत्पत्ति, यानी सपने में देखने से या फिर किसी चित्र को देखने से या फिर उनके गुण को देख करके, क्वालिटी जो है उसे सुन करके, गुण श्रवण से, इन सभी से प्रेम की उत्पत्ति होना। नायक का पंडित, ब्राह्मण, तपस्वी, योगी आदि के वेश में नायिका की खोज में निकलना, यानी जो नायक है इसमें उनका किसी न किसी रूप में, जैसे पंडित, ब्राह्मण, तपस्वी, योगी, इनके रूप में नायिका की खोज में भी निकल पड़ते हैं। मंदिर या फुलवारी में नायक नायिका की प्रथम भेंट, इसमें नायक या नायिका है जो उनकी प्रथम भेंट मंदिर या फिर फुलवारी में हो रही है। नायिका के संरक्षक से नायक का द्वंद्व, जो नायिका के संरक्षक हैं उनसे जो नायक है उनका द्वंद्व यानी कि उनका झगड़ा होना या फिर युद्ध होना, ये है। नायक का एक से अधिक सुंदरियों से प्रेम व विवाह, नायक को किसी मित्र, योगी, देवता की सहायता से सफलता मिलना। दूसरा लिखेंगे हम चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में लिखना है, प्रेमाख्यानों के पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों के हैं। पहला है मानवीय श्रेणी के और मानवेतर श्रेणी के। मानवीय श्रेणी के पात्रों में हंस, तोता और अप्सराएं आदि आती हैं। इसमें नायक त्यागी, पराक्रमी और बहुविवाह वाले होते हैं। नायिकाएं रूपवती, गुणी और सती स्वभाव की होती हैं। जायसी ने पद्मावत में पद्मावती के रूप का बहुत अच्छा चित्रण किया है। नायिका के रूप वर्णन की दृष्टि से मानसरोदक खंड में
सरोवर में स्नान करती पद्मावती का रूप इस प्रकार है। तो इसमें जायसी ने पद्मावत जो है उनका ग्रंथ है पद्मावत, उस ग्रंथ में पद्मावती के रूप का जो वर्णन किया है वो देखते हैं। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकुलाई, ससिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाँपि लीन्हि चहुपासा, ओनई घटा परि जग छाहा, ससी के सरन लीन्हि जनुराहा, छपि गए दिनहि भानु कै दासा, ले निशि नखत चांद परगासा। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे वस्तु वर्णन। प्रेमाख्यान काव्यों में वस्तु वर्णन में अतिशयोक्ति को प्रमुखता दी गई है, यानी इसमें अतिशयोक्ति बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हैं। वस्तु वर्णन के अंतर्गत सौंदर्य, चित्रण, घटना, पनघट, सरोवर, वाटिका, बारहमासा आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बहुत सारे वर्णन है, जैसे कि कोई घटना हो रही है उसका वर्णन, सरोवर का, पनघट का, वाटिका का वर्णन, बहुत सारे बारहमासा, इन सभी का बहुत ही विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। सरोवर वर्णन का उदाहरण, जो सरोवर है उसके वर्णन का एक उदाहरण हम इसमें लिखेंगे उद्धरण में। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे रस व्यंजना। इसमें लिखेंगे प्रेमाख्यान काव्य का मूल भाव रति है, अतः इन्हें श्रृंगार रस प्रधान कहा जा सकता है। यही पाठक के मन में उत्सुकता जागृत करता है कथा को पढ़ने की। इनके श्रृंगार की विशेषता यह है कि इन्होंने प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व मानते हुए उसके प्रति अत्यंत उच्च दृष्टि का परिचय दिया है। सौंदर्य निरूपण में इन्होंने नायिका के नखशिख रूप रंग हाव भाव का वर्णन किया है। इनके सौंदर्य वर्णन में कहीं कहीं अलौकिकता और ईश्वरीय सौंदर्य भी लक्षित होती है। यानी रस व्यंजना में हम ये बताना होगा हमें कि इसमें रति का जो मूल भाव है वो क्या, रस का जो मूल भाव है वो क्या है, तो रति है। और फिर इसमें क्या चीज़ है जिससे पाठक के मन में उत्सुकता जागृत होती है इसे पढ़ने की, इस कथा को पढ़ने की। इसमें जो सौंदर्य है, नायिका का सौंदर्य, उसमें नखशिख वर्णन किया गया है, यानी सिर से लेकर के नाखूनों तक का वर्णन किया गया है, हर चीज़ का इसमें वर्णन हुआ है। तो इसके उद्धरण में हम लिखेंगे रस व्यंजना के उद्धरण में, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। पांचवा लिखेंगे रहस्यवादी दृष्टि। इसमें क्या है, तो सूफी कवियों ने लौकिक में अलौकिक की रचना की है। जो लौकिक है, जो दिख रहा है, उसी में अलौकिक की, उस परमात्मा की रचना कर दी है। उन्होंने नायिकाओं के रूप में परमात्मा के रूप के दर्शन किए हैं। जायसी के पद्मावत में पद्मावती के दिव्य सौंदर्य और उसके तेज से ही संसार के समस्त ज्योतिपुंज प्रकाशित हैं। इसके उद्धरण में हम लिखेंगे, जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति वह भई, रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। छठे नंबर पर हम लिखेंगे विरह वर्णन में लोक जीवन का प्रयोग। इसमें लिखना है, प्रेमाख्यानों में भारतीय समाज का बहुत ही यथार्थ चित्रण हुआ है। विशेष करके विरह वर्णन में इन्होंने बारहमासा का वर्णन करते हुए लोक जीवन की समस्याओं की चर्चा की है। जायसी की नागमती, रत्नसेन की पत्नी, जो नागमती हैं वो रत्नसेन की पत्नी हैं, जब अपनी समस्याओं की चर्चा करती हैं तब वह रानी के आसन से उतरकर एक साधारण स्त्री बन जाती हैं। उसकी समस्याएं तमाम भारतीय स्त्रियों की समस्याएं बन जाती हैं। इसके उद्धरण में लिखेंगे, तपै लगी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पिउ बिन छाजन गाढ़ी, तन तिनौर भा झूरो खरी, भर बरखा दुख आगर जरी। सातवें नंबर पर लिखेंगे भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन के तत्वों का प्रयोग। भारतीय संस्कृति का और जो लोक जीवन है उस तत्वों का प्रयोग किया गया है। इसमें सूफी कवियों ने भारतीय कथाओं को लेकर ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना की है। वे सांसारिकता और धार्मिक स्तर पर अत्यधिक उदार थे। उन्होंने अपनी प्रेम कथा के माध्यम से दो भिन्न समुदाय के लोगों में
प्रेम और परस्पर विश्वास का वातावरण उत्पन्न किया। इस्लाम का आदर करते हुए भी उन्होंने सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार किया। यानी कि वो लोग इस्लाम का आदर सम्मान करते थे, साथ ही वो किसी और धर्म की निंदा नहीं करते थे, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इसमें जायसी कहते हैं, विधना के मार्ग है तेते, सरग नखत तन रोवा जेते, जे हेरा ते तहवे पावा, भा संतोष समुझ मन भावा। जायसी का पद्मावत इस दृष्टि से भी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सुंदरतम निर्देशन है। इसमें भारत की ग्रामीण संस्कृति, हिंदू धर्म के आदर्शों, क्षत्रिय राजाओं के स्वाभिमान को प्रदर्शित किया गया है। ऐसे वर्णनों में लोक जीवन के प्रति उनकी गहरी रुचि और आत्मीयता के दर्शन होते हैं। 8वें नंबर पर हम लिखेंगे काव्य रूप। इसमें लिखना है, प्रेमाख्यान काव्य प्रबंध काव्य है। ये कौन सा काव्य? तो ये प्रबंध काव्य है। कवियों की भाषा अवधी है, इसमें कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है तथा फारसी शैली का प्रयोग हुआ है और शैली फारसी शैली है। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी होता है। किसी प्रश्न के अगर हम अंत में निष्कर्ष लिखते हैं तो वो बहुत ही सही होता है, उस पर हमें बहुत ही अच्छे से नंबर मिल जाता है। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे, यह कहा जा सकता है कि सूफी काव्य प्रस्तुतिकरण में तो भारतीय है, लेकिन अपने लौकिक प्रदर्शनों में इस्लामी है। भारतीय लोक जीवन की पद्धतियों एवं उनके काव्य के प्रतीक तथा घटनाओं को चयन कर जहाँ यह भारतीयता का परिचय देता है, वहीं मसनवी शैली का प्रयोग कर ये फारसी साहित्य का भी यूं कहें तो इस्लामी का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। यानी कि ये लोग भारतीय लोक जीवन की जो भी चीज़ें थी, घटना, प्रतीक, उन सभी का चयन तो किया, साथ में इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया, तो ये फारसी साहित्य का भी यानी इस्लाम का प्रचार इसमें दिखा गया है। इसी प्रकार समस्त सूफी कवियों का मूल्यांकन करने के पश्चात जायसी कृत पद्मावत श्रेष्ठ सूफी रचना है। भारती को इससे काफ़ी आधार मिला है। इस तरह से हम सूफी काव्य धारा थी उसमें उसका विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।